अब है मिट्टी की उर्वरता में कमी के कारण। तो मिट्टी की उर्वरता यानी उपजाऊपन में कमी के मुख्य कारण है, पहला है पोषक तत्वों का ह्रास, जिसमें है फसल हटाने के क्रम में। इसका मतलब ये है कि जब हम मिट्टी पर फसलें बोते हैं, एक फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें जब प्राप्त की जाती है, तो क्या होता है, जब भी हम कोई फसल मिट्टी में बोते हैं तो वो मिट्टी से पोषक तत्वों जैसे नाइट्रेट आदि को क्या करती है, अपने में धारण करती है, जिससे मिट्टी में क्या होते हैं, उन पोषक तत्वों की कमी होती जाती है। अगर मिट्टी से हम लगातार फसलों को लेते रहेंगे, एक फसल वर्ष में मान लो 2 या 3 फसलें हम लेते हैं, तो उस मिट्टी से क्या होगा, धीरे धीरे पोषक तत्वों की कमी होती जाएगी, जिसके कारण वो मिट्टी धीरे धीरे अनुर्वर बनती जाएगी। इसलिए मिट्टी के में पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए हमें फसल का हेर फेर करना, जैसे एक तत्व, जैसे कि हम बोलते हैं कि जो लेग्यूमिनस कुल की फसलें होती है वो एक फसल वर्ष में एक बार बोनी चाहिए, जिससे क्या होता है, मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी होती है वो नाइट्रेट के रूप में पुनः पूर्ति संभव हो सके। दूसरा कारण है निक्षालन मिट्टी में उर्वरता का। तो हमने जैसे कि पढ़ा है कि निक्षालन में क्या होता है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, जैसे ही वर्षा ज़्यादा होगी तो वर्षा ज़्यादा होने के कारण मिट्टी की जो ऊपरी परत है, इसमें पानी के साथ साथ जो घुलनशील तत्व पाए जाते हैं, मुख्यतः जो सिलिका और कैल्शियम होते हैं और ह्यूमस तत्व होते हैं, ये क्या करते हैं, पानी के साथ साथ मिट्टी की निचली परतों में चले जाते हैं, जिसके कारण मिट्टी की ऊपरी परत का ही कृषि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्व है। तो इस परत से क्या हो जाता है, सिलिका, कैल्शियम व ह्यूमस जैसे तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण यह क्या हो जाती है, मिट्टी कृषि के लिए अनुर्वर हो जाती है। तीसरा है अपर्दन। अब अपर्दन क्या होता है कि जो बहिर्जात कारक हैं, जैसे कि बहता हुआ जल है, नदी है, पवन है, तो उसके कारण क्या होता है कि मिट्टी का जो सबसे ऊपरी परत होती है जो कृषि के लिए उपयुक्त होती है, अब बहते हुए जल या फिर पवन के द्वारा ये मिट्टी क्या होती है, यहाँ से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है। तो यहाँ से जैसे ही ये मिट्टी की ऊपरी परत हटेगी, वैसे ही इस क्षेत्र में क्या होगी, अनुर्वर मिट्टी यानी जो नीचे वाली मिट्टी है इसकी ये वाली परत आ जाएगी, तो यह क्षेत्र जो होगा वो कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा। उर्वरता युक्त मिट्टी की सतह का ह्रास होता है, यानी अपरदन के बहिर्जात कारकों के द्वारा बहते हुए जल व पवन के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटा दिया जाता है, जिससे मिट्टी की जो उर्वर सतह होती है ऊपर वाली, उसका ह्रास हो जाता है। तीसरा है कृषि भूमि का अति उपयोग, यानी तुम क्या कर रहे हो कि अगर कृषि भूमि में लगातार फसलें बोते जा रहे हो और उसमें बाह्य उर्वरक नहीं डाल रहे हो, तो मिट्टी में लगातार क्या होता जाएगा, पोषक तत्वों की कमी होती जाएगी और वो मिट्टी अनुर्वर होती जाएगी। अब है दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन, यानी अगर तुम अत्यधिक सिंचाई के कारण भी या फिर अन्य कारणों के द्वारा भी मिट्टी क्या हो जाती है, अनुर्वर हो जाती है। अत्यधिक चारण के फलस्वरूप भी मिट्टी अनुर्वर हो जाती है। उर्वरता में वृद्धि के लिए इन कारणों पर नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई व फसलों में आवश्यकता अनुसार खाद डालना आवश्यक है, यानी ऊपर से उर्वरक डालना आवश्यक है। भारतीय मिट्टियों में सामान्यतः जैसे हमने बात की थी, नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास यानी NPK, ये जो 3 तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनकी कमी पाई जाती है। कार्बनिक खादों व उर्वरकों को डालकर इस कमी को पूरा किया जा सकता है, और इस कमी को पूरा करने के अन्य कारण है, चक्रीय कृषि भी कर सकते हैं हम, मिक्स्ड क्रॉपिंग भी के द्वारा भी हम, यानी एक ही क्या होगा, खेत में 2-3 प्रकार की फसलें बोए। साथ में चक्रीय कृषि का मतलब क्या होता है कि जैसे एक बार हमने मूसला मूल वाली फसलों को जो बोया है, तो अगली बार हम उसी भूमि पर क्या जकड़ा मूल वाली फसलों को बोएंगे। अब है मृदा अपर्दन। तो मृदा अपर्दन किसे कहते हैं, जब अपर्दन के बहिर्जात कारकों के द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह को हटा दिया जाता है, तो उसे मृदा अपर्दन कहा जाता है। तो मृदा अपर्दन के परिणाम क्या है, नदियों में बाढ़ आना। कारण क्या है, ये मुख्यतः कारण है, मृदा अपर्दन के प्रमुख कारण है नदियों में बाढ़ का आना, यानी जब नदियों में बाढ़ आती है तो वो क्या करती है, नदी का जल तीव्र गति से बहता है और वह उस स्थान की मिट्टी को वहां से ले जाता है। उपमृदा जल स्तर का नीचे जाना, उर्वरता में कमी, जल धाराओं में गाद जमा होना और निर्मित बांधों की घटती हुई आयु, यानी मृदा अपर्दन के कारण नदियों में बाढ़ आती है। क्योंकि मृदा अपर्दन के साथ नदी क्या करेगी, अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी लाएगी। अब जो अपने साथ मिट्टी लेके आएगी वो क्या होगा, मान लो नदी का ये स्तर है,
नदी इतनी ऊंचाई तक बह रही है और जैसे ही मिट्टी लाई तो धीरे धीरे इसकी तली में भी मिट्टी जमा होना प्रारंभ हो जाएगी, जिसके कारण ये जो है नदी को बहने के लिए जो स्थान मिल रहा है वो अपेक्षाकृत क्या होगा, कम होगा। तो अतिरिक्त पानी उसके आसपास के क्षेत्रों में बह जाएगा, जिससे नदी में क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। उपमृदा जल स्तर का नीचे जाना, जो मृदा में जो जल स्तर होता है उसका क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा। उर्वरता में कमी आ जाएगी, जैसे ही ऊपरी परत हट जाएगी उर्वरता में कमी आ जाएगी। जल धाराओं में गाद जमा होना, यानी जो जल की धाराएं बह रही है नदी और उसकी सहायक नदियां हैं उनमें क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगी, अतिरिक्त मिट्टी जमा होने लगेगी। निर्मित बांधों की घटती आयु, अब ये जो मान लो एक बांध बना दिया तो सेम वही प्रोसेस है, बांध बना दिया तो धीरे धीरे नदियों के द्वारा यहाँ पर पानी लाया जा रहा है, और अगर मिट्टी का अपरदन अधिक हो रहा है तो यहाँ पर पानी के साथ साथ मिट्टी की भी बहुत बड़ी मात्रा जमा हो रही है, जो क्या होगी, धीरे धीरे बांध की तली में जमा होती जाएगी, जिसके कारण बांध की जो आयु होगी वो क्या होगी, घटेगी, बांध की क्षमता भी क्या होगी, घटेगी। अब संरक्षण के उपाय, मृदा अपरदन के संरक्षण के उपाय, तो पहला है पड़ती जमीन पर वनस्पति का आवरण लगाना, यानी वह मिट्टी जो खाली पड़ी है तो क्या होगी, वो ढीली होके पवन के साथ क्या होगी, उड़ जाएगी। लेकिन जो खाली पड़ी जमीन है उस पर क्या होगा, वनस्पति का आवरण, यानी कोई भी छोटी मोटी जो वनस्पति होगी उस आवरण को बढ़ाया जाएगा, जिससे क्या होगा, वो मिट्टी जो होगी वो उस वनस्पति की जड़ों के साथ बंध जाएगी और बहती हुई पवन के साथ आगे नहीं जाएगी। दूसरा है पर्वतीय ढलानों पर पेड़ों को लगाना, यानी जो पर्वतीय ढाल हैं, अभी जो पर्वतीय ढाल होंगे उसमें क्या होगा, जैसे ही वायु या जल का प्रवाह होगा वैसे यहाँ पर जो मिट्टी है वो भी क्या होगी, धीरे धीरे ढलानों से नीचे की ओर अग्रसर होगी। तो इन क्षेत्रों में हम क्या करेंगे, अगर वनस्पति लगा देंगे तो एक तो जो बहता हुआ जल है उसका वेग भी कम हो जाएगा और साथ में जो मिट्टी का अपरदन हो रहा है वो भी अपेक्षाकृत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा, रेखीय जुताई या पट्टीदार कृषि और पर्वतीय ढलानों पर सीढ़ीदार कृषि, यानी जो ढलान है यहाँ पर क्या करेंगे, सीढ़ियाँ बनाकर, यानी बीच बीच में सीढ़ियाँ बनाकर यहाँ पर कृषि कार्य किया जाएगा, जिससे ये जो मिट्टी अपरदित होगी वो यहीं पे जमा हो जाएगी, यहाँ से थोड़ी बहुत जो होगी वो यहीं पे जमा हो जाएगी। इस प्रकार से क्या होगा, मिट्टी अपरदन कम होगा। तेज ढलानों पर अवरोधी बांध का निर्माण करना, या जो तेज ढाल है वहां पर क्या करेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे बांधों का निर्माण कर देंगे, जिससे वो क्या होगा, जो मिट्टी होगी, एक तो जल का वेग कम हो जाएगा, जल का वेग कम होने के साथ साथ ही मिट्टी का अपरदन भी कम हो जाएगा। पेड़ों को लगाकर वायु रोधका का निर्माण करना, यानी कतारों के रूप में जब हम किसी क्षेत्र में पेड़ लगा देंगे तो उस क्षेत्र में क्या होगा, वायु का वेग कम हो जाएगा, वायु का और जल का वेग कम होने के कारण जो मिट्टी है वो भी अपेक्षाकृत उसका अपरदन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मुख्यतः अगर बात की जाए थार के मरुस्थल, तो थार के मरुस्थल को रोकने के लिए ये उपाय अपनाया जा रहा है, जिसमें पेड़ों को कतारबद्ध रूप से लगाकर मरुस्थल के आगे विस्तार को रोका जा सकता है। चरागाहों के अत्यधिक दोहन पर रोक लगाना, यानी अत्यधिक मात्रा में किसी प्रतिभूमि में चरागाहों पर रोक लगाना। अत्यधिक चारण के फलस्वरूप क्या होता है, एक तो जो पशु होते हैं वो क्या करते हैं, अपने खुरों के द्वारा भी उस मिट्टी को ढीला करते हैं। दूसरा, वहाँ से वनस्पति का आवरण हटाते हैं, जिसके कारण वो मिट्टी जो होती है वो अपरदन के लिए सुलभ हो जाती है। समय समय पर भूमि को परती छोड़ना ताकि मृदा की उर्वरता बनाई रहे। ये मृदा अपरदन को रोकने के उपाय की बजाय ये है मृदा की उर्वरता को बनाए रखने का उपाय। यानी जो पहले अपनाया जाता था, जिसमें क्या होता है कि 2-3 साल कृषि करने के बाद उस मिट्टी को क्या कर दिया जाता था, परती छोड़ दिया जाता था, ताकि वो मिट्टी वापस से वायुमंडल से और वातावरण से अपनी उर्वरता को धारण कर सके। देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण के लिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया, जिसका कार्य है राष्ट्रीय स्तर पर मृदा संरक्षण के कार्यक्रमों का संचालन करना। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत मुख्यतः परिरेखीय बांधों का निर्माण करना, सीढ़ीदार खेतों का निर्माण करना, जमीन का जो जमीन उबड़ खाबड़ है उसका समतलीकरण करना, खाली पड़ी जमीन में वनारोपण, घास के मैदानों का विकास करना व अन्य वैज्ञानिक कार्य शामिल थी। मृदा की समस्याओं के अनुसंधान व प्रदर्शन के लिए 8 क्षेत्रीय केंद्रों के गठन किया गया था। अगर भारत में बात की जाए, मुख्यतः राजस्थान में, तो मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में काजरी नामक संस्थान की स्थापना की गई है, जिसे कहा जाता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये
भारत का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान का, उसमें मृदा अपरदन को रोकने संबंधी या अन्य कृषि कार्य करने संबंधी अनुसंधान कार्य संचालित करता है। तो काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये राजस्थान का प्रमुख मरुस्थलीकरण की समस्या के अध्ययन के लिए स्थापित किया गया संस्थान है, जो जोधपुर में स्थित है।